दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम खुशी है और मैं अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। मेरी छोटी बहन का नाम भी यशी था। हमारा परिवार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हम चारों के बीच बहुत प्यार था। घर छोटा था, मगर उस घर में हमेशा हंसी मजाक और अपनापन रहता था। मेरे पिताजी शहर की एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर नौकरी करते थे। उनकी महीने की सैलरी करीब 40,000 रुपये थी और उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि उस सैलरी में हमारा घर अच्छे से चलता रहे। पिताजी का काम काफ़ी जिम्मेदारी वाला था। उन्हें कंपनी के रोज़ के खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब रखना होता था। कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब तैयार करना होता था और महीने के आखिर में पूरे अकाउंट की रिपोर्ट बनाकर अपने सीनियर को देनी होती थी। ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठकर वो अपनी कंपनी के ज़रूरी रिकॉर्ड अपडेट करते थे और हर काम बहुत ध्यान से करते थे। पिताजी हमेशा कहते थे कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे ईमानदारी से करना चाहिए। और शायद यही वजह थी कि ऑफिस में भी लोग उनकी इज्जत करते थे। उनकी नौकरी कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन उनके लिए वही नौकरी हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि उसी से घर का किराया, बिजली का बिल, राशन, मेरी पढ़ाई, मेरी बहन की स्कूल फीस और बाकी सारे खर्चे पूरे होते थे। पिताजी कभी अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचते थे। अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो सबसे पहले वही उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। और अगर महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाते तो अपनी कोई छोटी सी ज़रूरत टाल देते, लेकिन हमारी ज़रूरत पूरी कर देते थे। मेरी माँ घर संभालती थी और घर को इतने अच्छे से चलाती थी कि कम पैसों में भी हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। सुबह पिताजी ऑफिस के लिए निकलते, उससे पहले माँ उनका नाश्ता तैयार कर देती थी और मैं और मेरी छोटी बहन भी उनके साथ बैठकर थोड़ी देर बातें करते थे। वो मुझसे काफ़ी छोटी थी। वो चौथी क्लास में पढ़ती थी और इतनी शरारती थी कि पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजती रहती थी। कभी मेरी किताब लेकर भाग जाती, कभी मेरी पढ़ाई के बीच में आकर पूछती, दीदी तुम डॉक्टर बनकर मेरा इलाज फ्री में करोगी ना? और मैं उसे डांटने का नाटक करते हुए कहती थी कि पहले बीमार तो पड़, फिर इलाज के बारे में सोचेंगे। और वह ज़ोर से हंसने लगती थी। पिताजी हम दोनों बहनों को ऐसे हंसते हुए देखकर बहुत खुश होते थे और अक्सर कहते थे कि मेरी दोनों बेटियां हमेशा ऐसे ही खुश रहना। मैं भी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थी। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और आगे चलकर दिल की डॉक्टर यानी कि एक कार्डियोलॉजिस्ट बनूं। मुझे हमेशा से इंसानी शरीर के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी। जब मैं स्कूल में पहली बार मैंने दिल के बारे में पढ़ा था कि हमारा दिल दिन रात बिना रुके काम करता रहता है, तभी मेरे मन में डॉक्टर बनने का सपना और मजबूत हो गया था। मैं सोचती थी कि एक दिन मैं ऐसी डॉक्टर बनूंगी जो लोगों के दिल की बीमारी ठीक करेगी और किसी परिवार को सिर्फ इसलिए अपना कोई इंसान नहीं खोना पड़ेगा क्योंकि उसे सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया। मेरे माता पिता भी मेरे इस सपने को बहुत गंभीरता से लेते थे। पिताजी की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी पढ़ाई उनके लिए बोझ है। जब मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ था तो उस दिन पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ना, बाकी पैसों की चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरह सब संभाल लूँगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार मेडिकल कॉलेज का आईडी कार्ड गले में डाला था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सपना सच होने की तरफ पहला कदम बढ़ चुका है। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता था, फिर कॉलेज जाना होता था, वहाँ क्लास होती थी, प्रैक्टिकल्स होते थे और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में जाकर मरीजों को देखकर हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता था। शुरुआत में अस्पताल के अंदर मरीजों को देखकर मुझे थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं है, मरीजों की परेशानी समझना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं रोज़ अपने नोट्स बनाती थी और रात को घर आने के बाद भी कई घंटों तक पढ़ाई करती थी। मेरी माँ कई बार रात को मेरे कमरे में आकर कहती थी कि बेटा, अब बस भी कर, सुबह फिर कॉलेज जाना है। लेकिन मैं कहती थी कि माँ, थोड़ा सा और पढ़ लेने दो, परीक्षा पास है। माँ मुस्कुराकर मेरे लिए दूध रख देती थी और कहती थी कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक मत जागना। मेरे पिताजी भी जब ऑफिस से लौटते तो सबसे पहले मुझसे पूछते थे, आज कॉलेज कैसा रहा और क्या पढ़ा। मैं उन्हें पूरे दिन की बातें बताती थी।
उन्हें मेरी पढ़ाई की बातें पूरी तरह समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो बड़े ध्यान से सुनते थे और हर बार कहते थे कि बेटा, तू एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी और मैं अपनी बेटी पर गर्व करूंगा। पिताजी की ये बात मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं थी और मैं ज़्यादा मेहनत करने लगती थी। मेरे कॉलेज में बाकी छात्र भी अपने अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन मैं अपने परिवार को देखकर और ज़्यादा मेहनत करती थी। मुझे पता था कि मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, इसलिए मैं उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहती थी। मेरी छोटी बहन भी मुझे देखकर कहती थी कि दीदी, मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, और मैं हंसकर कहती थी कि एक डॉक्टर एक घर में काफ़ी है, तुम कुछ और बनना। वो कहती थी कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ अस्पताल जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। हमारे घर में ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती रहती थी और हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारी ये छोटी से खुशहाल ज़िंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। उस समय मेरी ज़िंदगी बहुत सीधी थी। सुबह कॉलेज जाना, दोपहर में वापस आना, कुछ देर आराम करना, फिर पढ़ाई करना और रात में परिवार के साथ खाना खाना। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन शाम को मैं अपने कमरे में बैठकर अगले दिन होने वाले प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही थी। मेरी माँ रसोई में खाना बना रही थी और मेरी छोटी बहन टीवी देख रही थी। पिताजी भी अभी ऑफिस से वापस नहीं आए थे। आमतौर पर वो शाम तक घर आ जाते थे, इसलिए मैंने घड़ी की तरफ देखा और सोचा आज शायद ऑफिस में ज़्यादा काम होगा। तभी मेरी माँ कमरे में आई और बोली, बेटा, आज तेरे पिताजी को आने में देर हो रही है। मैंने कहा, माँ, शायद ऑफिस में कोई काम होगा, आप चिंता मत करो। माँ ने भी कहा कि हाँ, शायद यही बात होगी, लेकिन उनकी आवाज़ में थोड़ी चिंता थी। मैं वापस अपनी किताबों में लग गई। करीब आधे घंटे के बाद दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। मेरी छोटी बहन दौड़कर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन माँ ने उसे रोक दिया और खुद जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर हमारे पड़ोस के अंकल खड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत घबराहट थी। उन्होंने माँ से कहा, भाभी, आप जल्दी चलिए, अस्पताल से फ़ोन आया है। ये सुनते ही मेरी माँ के हाथ से दरवाज़ा लगभग छूट गया। उन्होंने घबराकर पूछा, अस्पताल से फ़ोन क्यों आया है? मेरे पति ठीक तो है ना? अंकल ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, रास्ते में शायद उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। ऑफिस से निकलते समय उन्हें चक्कर आया था और वो नीचे गिर गए थे। कंपनी के कुछ लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। ये सुनते ही मेरी किताब मेरे हाथ से नीचे गिर गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं तुरंत उठी और माँ के पास पहुंच गई। मैंने पूछा, माँ, क्या हुआ? माँ ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बहुत डर गई हैं। मैंने तुरंत कहा, माँ, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ चलती हूँ, हम अस्पताल जाएंगे और पिताजी को कुछ नहीं होने देंगे। मेरी छोटी बहन भी रोने लगी और बार बार पूछने लगी, दीदी, पापा को क्या हुआ है? मैंने उसे अपने पास खींचकर कहा, कुछ नहीं हुआ, पापा ठीक है, बस अस्पताल में है, हम अभी उनके पास जा रहे हैं। लेकिन सच कहूँ तो उस समय मेरे अपने हाथ कांप रहे थे, क्योंकि पहली बार मेरे मन में ये डर आया था कि कहीं मेरे पिताजी को कुछ गंभीर तो नहीं हुआ। उस रात हम तीनों अस्पताल की तरफ भाग रहे थे और मुझे रास्ते भर सिर्फ पिताजी का चेहरा याद आ रहा था। मैं मन ही मन ऊपर वाले से बस यही कह रही थी कि मेरे पापा को कुछ मत होने देना। मैंने अभी डॉक्टर बनना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि काश मैं अभी डॉक्टर बन चुकी होती तो अपने पिताजी को खुद बचा पाती। मुझे नहीं पता था कि अस्पताल पहुंचने के बाद हमें कौन सी खबर मिलने वाली थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि हमारी छोटी से खुशहाल ज़िंदगी के सामने अब एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी थी, और उस परेशानी का असर सिर्फ मेरे पिताजी पर नहीं, बल्कि हम चारों की पूरी ज़िंदगी पर पड़ने वाला था। हम जल्दी से अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही मैं सबसे पहले अपने पिताजी के पास गई और उन्हें अस्पताल के बेड पर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी हमें देखते ही बोले, अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी कमज़ोरी हो गई है। लेकिन उनकी आवाज़ में पहले जैसी ताकत नहीं थी। डॉक्टर ने कुछ देर तक उनकी जांच की और कई टेस्ट करवाए। उसके बाद डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया और बताया कि मेरे पिताजी को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की समस्या है। डॉक्टर की बात सुनते ही हम सब के चेहरे उतर गए, क्योंकि हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनकी तबीयत के पीछे इतनी बड़ी परेशानी हो सकती है। डॉक्टर ने हमें समझाया कि उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और अब उन्हें लगातार इलाज, दवाइयों और समय समय पर जांच की ज़रूरत होगी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि पिछले कुछ समय से उन्हें जो थकान, कमज़ोरी, पैरों में सूजन और भूख कम लगने जैसी परेशानियां हो रही थी,
वो इसी बीमारी की वजह से हो सकती हैं, लेकिन शायद उन्होंने उन लक्षणों को सामान्य कमजोरी समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। मेरी माँ ने घबराकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप घबराइए मत। अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि इलाज में कोई लापरवाही न हो। समय पर दवाई दीजिए, खाना पीना डॉक्टर की सलाह के हिसाब से रखिए और जो भी जांच बताई जाए वो समय पर करवाइए। इससे उनकी हालत को काफ़ी हद तक संभाला जा सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही डर बैठ गया था। मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मुझे बीमारी की गंभीरता बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा समझ आ रही थी। मैं जानती थी कि पिताजी को अब लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है और इस इलाज में काफ़ी खर्चा भी हो सकता है। मैं अस्पताल के बाहर बैठी यही सब सोच रही थी, तभी पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, खुशी इधर आओ बेटा। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, पापा आप झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आपको इलाज की ज़रूरत है। पिताजी मुस्कुराए और बोले कि इलाज तो हो ही जाएगा बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी पढ़ाई रुके। मैंने कहा, लेकिन पापा, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं सिर्फ पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? मुझे भी आपकी मदद करनी है। पिताजी ने कहा, मेरी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तू अपनी पढ़ाई पूरी कर और एक अच्छी डॉक्टर बन जा। मैंने तुझसे बचपन से यही सपना देखा है कि एक दिन तू सफ़ेद कोट पहनकर मेरे सामने खड़ी होगी और मैं सबको कहूँगा कि ये मेरी बेटी है जो डॉक्टर बन गई है। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा कि जी पापा, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी, लेकिन मैं आपको अकेले भी नहीं छोड़ूंगी। पिताजी ने कहा कि तू मेरी बेटी है, मुझे पता है तू मेरा साथ देगी, लेकिन अपने सपने को भी मत छोड़ना। मैंने उसी दिन मन में फैसला कर लिया था कि मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करूंगी और पिताजी का सहारा भी बनूंगी। कुछ दिन इलाज चलने के बाद हम पिताजी को घर ले आए। अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। माँ हर वक्त पिताजी की दवाइयों और खाने का ध्यान रखती थी। मैं कॉलेज से वापस आते ही उनके पास बैठ जाती थी और उनकी तबीयत के बारे में पूछती थी। मेरी छोटी बहन भी अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गई थी। वो पिताजी के पास जाकर चुपचाप बैठती और पूछती, पापा आपको कुछ चाहिए? पिताजी उसे देखकर मुस्कुरा देते और कहते कि नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं सब देख रहा हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि पिताजी सिर्फ हमें हिम्मत देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। एक दिन मैंने माँ को दवाइयाँ और अस्पताल के खर्चे का हिसाब करते देखा तो मुझे समझ आया कि घर का खर्च धीरे धीरे मुश्किल होने वाला है। मैंने माँ से पूछा, माँ महीने का इतना खर्च कैसे चलेगा? माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी है ना, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन माँ अगर मैं पढ़ाई के साथ कुछ काम कर लूँ तो पिताजी का थोड़ा हाथ बटा सकती हूँ। माँ ने पहले तो कहा कि नहीं बेटा, तू पहले ही इतना पढ़ती है, नौकरी कैसे करेगी? लेकिन मैंने कहा, माँ मैं कोशिश करूँगी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, बस कुछ घंटे काम करूँगी ताकि पिताजी के इलाज में थोड़ा हाथ बटा सकूँ। जब पिताजी को पता चला तो उन्होंने भी मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, खुशी तुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैंने कहा, पापा आप खुद देख रहे हैं कि आपकी तबीयत पहले जैसी नहीं है और इलाज का खर्च भी है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा आराम करें और मैं घर के खर्च में आपकी मदद करूँ। पिताजी ने कहा, बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। आखिर में मैंने उनसे ज़िद करते हुए कहा, पापा अगर आप मुझे काम नहीं करने देंगे तो मुझे और ज़्यादा चिंता होगी, कम से कम मुझे कोशिश तो करने दीजिए। पिताजी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि ठीक है बेटा, अगर तू इतना ही चाहती है तो कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैंने उनसे वादा किया कि मैं अपनी पढ़ाई को सबसे ऊपर रखूंगी। इसके बाद मैंने एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में पार्ट टाइम कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। मुझे खुद भी डर लग रहा था क्योंकि मेरे पास पढ़ाई के साथ नौकरी का अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से इंटरव्यू दिया और ऊपर वाले की दया से मेरा इंटरव्यू पास हो गया और मुझे नौकरी मिल गई। मेरी महीने की सैलरी करीब 30,000 रुपये थी। मेरे लिए ये रकम बहुत बड़ी थी क्योंकि अब मैं अपने घर के खर्चे में थोड़ा बहुत हाथ बटा सकती थी। मेरा काम कंपनी के ग्राहकों से फ़ोन पर बात करना, उनकी परेशानी समझना, उनकी शिकायतें दर्ज करना और उन्हें सही जानकारी देना था। कभी कभी मुझे ईमेल का जवाब भी देना पड़ता था और कंप्यूटर पर ग्राहकों से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होती थी। मैंने अपनी पढ़ाई का समय अलग रखा था और बाकी समय नौकरी के लिए देती थी।
सुबह मैं कॉलेज जाती थी, वहाँ अपनी क्लास और प्रैक्टिकल करती थी, फिर घर आकर थोड़ा आराम करती और उसके बाद कुछ घंटे कंपनी का काम करती थी। शुरुआत में पढ़ाई और नौकरी दोनों साथ संभालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। कई बार रात को देर तक काम करना पड़ता था और फिर अगले दिन सुबह जल्दी कॉलेज जाना होता था। लेकिन जब भी थकान होती और मुझे लगता कि अब मुझसे नहीं होगा, तो मुझे पिताजी का चेहरा याद आ जाता और मैं खुद से कहती कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। मैं अपने पापा का सहारा बनूंगी। मेरी कमाई भले ही बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उससे मैं पिताजी की दवाइयों और घर के कुछ खर्चों में मदद कर पाती थी। हर महीने जब मेरी सैलरी आती, तो मैं उसका कुछ हिस्सा पिताजी को दे देती थी और बाकी पैसे अपनी पढ़ाई और ज़रूरी चीज़ों के लिए रखती थी। पिताजी पैसे लेते हुए हमेशा कहते कि बेटा, तू अपने लिए रख लिया कर। लेकिन मैं कहती कि पापा, ये मेरे पैसे नहीं है, ये हमारे घर के पैसे हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मेरी बारी है। पिताजी मेरी बात सुनकर कुछ नहीं कहते, बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे और कई बार उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। धीरे धीरे हमारा घर फिर से संभलने लगा था। पिताजी का इलाज नियमित रूप से चल रहा था और मैं उनके साथ अस्पताल जाती थी, दवाइयाँ समय पर देती थी और डॉक्टर ने जो भी सावधानियाँ बताई थी उनका ध्यान रखती थी। माँ भी हर वक्त उनके साथ रहती थी। मेरी छोटी बहन की पढ़ाई में भी कोई परेशानी नहीं आई और मैं अपनी पढ़ाई और नौकरी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ती रही। जिंदगी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन हम चारों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे थे। हमें बस यही उम्मीद रहती थी कि पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं और फिर हमारी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। लेकिन इसी बीच मेरी ज़िंदगी में एक और बदलाव आने वाला था। एक दिन शाम को मैं कॉलेज से घर आई तो देखा कि घर में कुछ लोग बैठे हुए थे। मैं अंदर आई तो माँ ने मुझे देखते ही कहा, खुशी इधर आ बेटा। मैंने देखा पिताजी भी कमरे में बैठे थे और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ, आप लोग इतने खुश क्यों हैं? पिताजी ने कहा, बेटा आज तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने ये सुनते ही कुछ पल के लिए उनकी तरफ देखा, क्योंकि उस समय शादी के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरी पूरी जिंदगी पढ़ाई, नौकरी और पिताजी के इलाज के आसपास घूम रही थी। मैंने कहा, पापा अभी शादी की क्या ज़रूरत है? पिताजी ने कहा, पहले लड़के और उसके परिवार से तो मिल ले, फिर फैसला करना। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन जब वो लोग हमसे मिलने आए तो मुझे भी समझ आया कि पिताजी को रिश्ता क्यों पसंद आया था। लड़के का नाम राहुल था। वो देखने में अच्छा था, बातचीत करने का तरीका भी ठीक था और उसका अपना बिजनेस था। उसका परिवार भी ठीक ठाक था। घर में उसके पिताजी और उसकी बड़ी बहन रहती थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए घर की काफ़ी जिम्मेदारी उसके पिताजी और उसकी बहन संभालते थे। राहुल ने मुझसे भी आराम से बात की। उसने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा और जब उसे पता चला कि मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करना। मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मेरे मन में शादी को लेकर कोई उत्साह नहीं था। पिताजी को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। वो राहुल के परिवार से बात करके काफ़ी खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझे लगता है कि ये लोग अच्छे हैं, राहुल भी समझदार है और सबसे बड़ी बात, उसने तेरी पढ़ाई रोकने से मना नहीं किया। मैंने कहा, पापा लेकिन मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और आपको भी मेरी ज़रूरत है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर किसी नए घर में कैसे जा सकती हूँ? पिताजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा मैं समझता हूँ कि तू मेरी चिंता करती है, लेकिन हमेशा मेरी चिंता करती रहेगी तो अपनी ज़िंदगी कब जिएगी? मैंने कहा, पापा मैं अपनी ज़िंदगी बाद में देख लूँगी, पहले आप ठीक हो जाइए। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा बीमारी अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी भी अपनी जगह है और मुझे पता है कि तू अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। मैंने राहुल के परिवार से बात कर ली है। उन्होंने साफ कहा है कि शादी के बाद भी तू अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है और डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकती है। मैंने कहा, लेकिन पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा इतना अच्छा रिश्ता शायद फिर कभी ना मिले और मैं तुझे किसी गलत घर में नहीं भेज रहा हूँ। मैंने सबकी बातें समझकर ही ये फैसला किया है कि तू मेरी बात पर भरोसा करे। मैंने माँ की तरफ देखा, माँ भी चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा, बेटा तेरे पापा ने तेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं किया। अगर तुझे सच में लगता है कि ये लोग अच्छे हैं तो एक बार इस रिश्ते को मौका दे दे। मैं बहुत उलझन में थी। मेरे मन में एक तरफ अपना सपना था, दूसरी तरफ पिताजी की बीमारी और अब शादी की बात भी सामने थी।
मैं कई रातों तक ठीक से नहीं सो पाई। मैं सोचती रहती थी कि अगर शादी के बाद मेरी पढ़ाई रुक गई तो मेरे सपने का क्या होगा। लेकिन फिर पिताजी की बात याद आती कि उन्होंने राहुल के परिवार से पहले ही मेरी पढ़ाई को लेकर बात कर ली है। आखिरकार मैंने पिताजी की बात मानने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा, पापा, अगर आप सच में मानते हैं कि ये लोग मेरी पढ़ाई नहीं रुकने देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। पिताजी ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा, तू डॉक्टर बनेगी और मैं तुझे डॉक्टर बनते हुए ज़रूर देखूंगा। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में काफ़ी समय के बाद खुशी का माहौल आया। माँ मेरे लिए कपड़े देखने लगी। मेरी छोटी बहन तो शादी के नाम से ही बहुत खुश थी। वो कमरे में आकर कहती कि दीदी, अब आप दूसरे घर चली जाओगी तो मैं आपके कमरे में सोया करूंगी। मैं उसे हंसकर कहती थी कि पहले मेरी शादी तो होने दे, फिर देखेंगे। पिताजी भी अपनी बीमारी के बावजूद मेरी शादी की तैयारियों में जितना हो सकता था उतना हिस्सा लेते रहे। मैं उन्हें ज़्यादा थकने से रोकती, लेकिन वो कहते कि मेरी बेटी की शादी है, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। शादी के दिन जब मैं दुल्हन बनकर बैठी थी तो मेरी नज़र बार बार पिताजी पर जा रही थी। वो थोड़े कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन चेहरे पर बहुत खुशी थी। जब राहुल मेरे पास आया और हम दोनों ने शादी की रस्में पूरी की तो मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। मुझे खुशी भी थी और डर भी था, क्योंकि मैं अपने घर को छोड़कर एक नए घर में जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, लेकिन मेरे मन में पिताजी की बात थी कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करूंगी। शादी के बाद जब मैं विदा होने लगी तो मेरी छोटी बहन मुझे पकड़कर रोने लगी। माँ की आंखों में भी आंसू थे और पिताजी ने मुझे पास बुलाकर कहा कि बेटा, खुश रहना और अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। मैंने उनके गले लगकर कहा, पापा, मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूंगी, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। फिर मैं अपने नए घर की तरफ निकल गई। मेरे हाथों में शादी की मेहंदी थी, आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल थे। मैं राहुल के साथ उसके घर पहुंची तो उसके परिवार ने मेरा स्वागत किया। राहुल ने मुझे भरोसा दिया कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, और उस वक्त मुझे लगा कि शायद पिताजी का फैसला सही था। लेकिन मेरे मन में अब भी अपने घर की चिंता थी, खासकर पिताजी की, क्योंकि मैं जानती थी कि उनकी बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई थी और चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा अपने पिताजी के पास ही रहेगा। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी किस दिशा में जाने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि मैं अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगी और डॉक्टर बनने का अपना सपना किसी भी हालत में अधूरा नहीं छोड़ूंगी। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि जिस जिंदगी के बारे में मैंने सोचा था वो असल में वैसी बिल्कुल नहीं थी। शादी के बाद राहुल अपने बिजनेस की वजह से अक्सर शहर से बाहर रहने लगा था। कभी किसी मीटिंग के लिए तो कभी किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ता था, और कई बार तो वो 2-3 दिन तक घर पर भी नहीं होता था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद बिजनेस की वजह से ऐसा है, और जब उसका काम थोड़ा कम होगा तो वो मेरे साथ भी समय बिताएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ चुकी है। राहुल की बड़ी बहन का नाम दिव्या था, और वो घर में मुझसे काफ़ी बड़े होने की वजह से हमेशा मुझ पर अपना हक जताती थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसने मुझे घर के सारे काम समझाते हुए कहा कि अब ये घर तुम्हारा है और इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने उस समय उसकी बात को गलत नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि घर में नई बहू होने के नाते मुझे भी घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि धीरे धीरे घर का हर काम सिर्फ मेरे हिस्से में डाल दिया जाएगा। सुबह मेरी आंख खुलने से पहले ही मुझे उठना पड़ता था। घर में सबके उठने से पहले रसोई में जाकर चाय बनानी होती थी, फिर नाश्ते की तैयारी करनी होती थी, उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करनी पड़ती थी, और जब तक बाकी लोग आराम से अपना नाश्ता करके बैठते थे तब तक मैं रसोई में खड़ी रहती थी। मेरे ससुर जी को बाहर का या नौकरानी के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें हमेशा मेरे हाथ का खाना ही चाहिए होता था। इसलिए अगर कभी मैंने सोचा भी कि आज खाना बनाने में थोड़ी मदद ले लूं, तो दिव्या तुरंत कह देती थी कि पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं है, तुम ही बना लिया करो। मैंने कई बार सोचा कि घर में नौकरानी है तो कम से कम कुछ काम तो वो कर सकती है, लेकिन दिव्या खुद कोई काम नहीं करती थी और धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती थी। घर की सफाई करनी होती थी, कपड़े देखने होते थे, रसोई संभालनी होती थी, ससुर जी की दवाइयों का ध्यान रखना होता था, और अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती
तो वो भी मुझे ही देखना पड़ता था। इसके बाद मेरी पढ़ाई भी थी, क्योंकि मैंने राहुल और उसके परिवार से शादी से पहले साफ कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, और मुझे भरोसा दिलाया गया था कि शादी के बाद भी मैं डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई थी कि किताब खोलने का समय ही नहीं मिलता था। कई बार मैं रात को सबका खाना बनाकर रसोई साफ करके अपने कमरे में आती तो इतनी थक चुकी होती कि किताब हाथ में लेते ही आंखें बंद होने लगती। फिर भी मैं खुद को समझाती कि नहीं खुशी, तुझे पढ़ना है, तूने पापा से वादा किया है, तुझे डॉक्टर बनना है। इसलिए मैं देर रात तक पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन अगले दिन फिर सुबह जल्दी उठना होता, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लगी थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे, चेहरा थका हुआ दिखने लगा था, और कई बार तो काम करते करते मुझे चक्कर भी आने लगते थे। लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी। दिव्या को तो जैसे मेरी थकान से कोई मतलब ही नहीं था। वो सुबह देर से उठती, आराम से तैयार होती और फिर अपने कमरे में बैठकर फ़ोन चलाती रहती थी। अगर मैं उससे किसी काम में मदद मांगती तो वो कहती कि भाभी, आप इस घर की बहू हो, आपको ही तो सब संभालना है। मैं कई बार उसकी तरफ देखकर सोचती कि आखिर घर की बहू होने का मतलब क्या सिर्फ काम करना होता है? क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो बात बढ़ जाएगी, और फिर राहुल भी शायद मेरी बात समझने के बजाय अपने पिता और बहन की तरफ ही खड़ा हो जाएगा। और मेरी यही सोच कुछ ही दिनों में सच साबित होने लगी। एक दिन मैंने राहुल को फ़ोन किया और उससे कहा कि राहुल, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा कि हाँ बोलो। मैंने कहा, मैं घर के काम को लेकर बहुत परेशान हूँ। सुबह से रात तक काम करती हूँ और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप दिव्या से थोड़ा कहें कि वो भी कुछ काम में मेरी मदद कर दिया करे। राहुल ने कुछ देर मेरी बात सुनी और फिर बोला, खुशी, दिव्या घर को इतने सालों से संभाल रही है, और अब तुम आई हो तो तुम्हें भी तो घर की जिम्मेदारी समझनी होगी। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, और मैंने शादी से पहले ही आप लोगों से कहा था कि मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। राहुल ने कहा, पढ़ाई तो कर सकती हो, कौन रोक रहा है? मैंने कहा, लेकिन मुझे समय ही कहाँ मिलता है, सुबह से रात तक काम रहता है। राहुल ने कहा, तुम थोड़ा टाइम मैनेज कर लो, मुझे बिजनेस के काम से बहुत भागना पड़ता है, मैं हर छोटी बात में घर के लोगों से नहीं उलझ सकता। मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा था कि कम से कम मेरा पति मेरी बात समझेगा, लेकिन उसे मेरी परेशानी दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैंने कहा, राहुल, मैं कोई छोटी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसने कहा, खुशी, मेरे पापा और दिव्या ऐसे ही हैं, तुम उनके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं अभी काम में हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन काट दिया। मैं काफ़ी देर तक फ़ोन हाथ में लिए बैठी रही। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शादी के बाद शायद मैं इस घर में अकेली हूँ। मेरे आसपास इतने लोग होने के बावजूद मेरी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं अपने मायके फ़ोन करके माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाती मुझे पिताजी का चेहरा याद आ जाता। वो अभी भी अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और दवाइयों का खर्च भी था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से माँ या पिताजी और परेशान हों, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। जब माँ फ़ोन करके पूछती कि बेटा तू ठीक है ना, तो मैं मुस्कुराकर कहती कि हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पिताजी अगर फ़ोन पर आते तो मैं उनसे कहती, पापा, आप अपनी दवाइयाँ समय पर लेना और ज़्यादा काम मत करना। वो मुझसे पूछते, बेटा तू अपनी पढ़ाई कर रही है ना? मैं कहती कि हाँ पापा, मैं खूब पढ़ रही हूँ। मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरी किताबें कई दिनों से वैसे ही बंद पड़ी हैं, और मैं पढ़ाई करने के बजाय दिन भर घर के काम में लगी रहती हूँ। मैं अपने पिताजी की आवाज़ में कमज़ोरी महसूस करती थी, इसीलिए मैं अपनी परेशानी उन्हें बताकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मुझे पता था कि अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी शादी के बाद खुश नहीं है, तो वो खुद को दोष देने लगेंगे और शायद उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैंने अपने दुख को अपने अंदर ही रखना शुरू कर दिया। मैं हर दिन खुद को समझाती कि शायद कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, शायद राहुल को मेरी परेशानी समझ आएगी, शायद दिव्या भी मुझे अपनी बहन की तरह समझने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन सुबह मैं नाश्ता बना रही थी और उसी समय दिव्या ने आवाज़ लगाई, भाभी, मेरे कमरे की सफाई कर देना। मैंने कहा, दीदी अभी नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बनाने के बाद कर दूंगी। उसने तुरंत कहा कि नहीं, अभी कर दो, मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा, लेकिन पापा का नाश्ता भी तो बनाना है और राहुल के लिए भी खाना पैक करना है। वो बोली, ये सब तो तुम कर ही लोगी, तुम घर की बहू हो। मैंने कुछ नहीं कहा और अपना काम करती रही।
उस दिन मैंने लगातार कई घंटे काम किया। दोपहर में खाना बनाने के बाद जब सब खाना खा चुके तो मैं रसोई साफ करने लगी। मेरी पीठ में दर्द हो रहा था और सर भी भारी लग रहा था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाकर बैठी तो दिव्या ने बाहर से आवाज़ लगाई, भाभी आप आराम करने नहीं बैठ सकती, शाम की चाय भी बनानी है। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, खुशी रोना नहीं है, तुझे ये सब सहना होगा। मैं अपने कमरे में रखी किताबों की तरफ देखती और मन ही मन सोचती कि क्या मेरा डॉक्टर बनने का सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल मुझे पिताजी की बात याद आती कि बेटा तू डॉक्टर बनेगी और मैं तुझे डॉक्टर बनते देखूंगा। उनकी वही बात मेरे अंदर फिर से हिम्मत भर देती थी। मैं रात को सबके सो जाने के बाद किताबें लेकर बैठ जाती थी। कई बार रात को 1-2 बज जाते, लेकिन मैं पढ़ती रहती, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने अभी पढ़ाई छोड़ दी तो शायद ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती थी कि मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की है। उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा था और मैं उनका सपना अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे दिन में कितना भी काम करना पड़े, मैं रात में कम से कम कुछ घंटे ज़रूर पढ़ूंगी। इसी तरह दिन गुजरते गए। राहुल का घर से बाहर रहना जारी रहा और जब वो घर आता भी तो उसका ज़्यादा समय अपने पिता और दिव्या के साथ ही गुजरता था। मैं कई बार चाहती थी कि वो मेरे पास बैठे और मेरी बात सुने, लेकिन वो मेरी तरफ ठीक से ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन मैंने उससे कहा, राहुल क्या आप मेरे साथ कुछ समय बैठ सकते हैं? उसने कहा कि अभी बहुत थका हुआ हूँ, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा, आप हमेशा यही कहते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, खुशी तुम्हें हर बात की शिकायत क्यों रहती है? मैंने कहा, मुझे शिकायत करने का शौक नहीं है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मेरी परेशानी समझें। उसने कहा, मैं सब समझता हूँ, लेकिन मेरे घर में इतने सालों से सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तुम आई हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैंने कहा, लेकिन शादी से पहले आपने कहा था कि मेरी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आएगी। उसने कहा, मैंने कब कहा कि तुम्हें पढ़ाई के लिए घर का काम छोड़ देना है? मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। मुझे लगा जैसे मेरी सारी उम्मीदें एक ही पल में ख़त्म हो गई हों। उस रात में बहुत देर तक रोती रही, लेकिन मैंने किसी को आवाज़ नहीं आने दी। मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई मेरे रोने की वजह पूछे और फिर बात मेरे मायके तक पहुँचे। मेरे पिताजी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें कोई चिंता हो। इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछे और अगले दिन फिर उसी तरह सुबह उठकर घर के कामों में लग गई। मैं बाहर से सबके सामने सामान्य रहती थी, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा टूटती जा रही थी। फिर भी मैंने अपने सपने को अपने अंदर जिंदा रखा था। मेरे पास अपनी पढ़ाई की किताबें थीं, मेरे पिताजी का सपना था और मेरे अंदर ये भरोसा था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। और शायद यही उम्मीद मुझे हर दिन फिर से उठकर खड़े होने की ताकत देती थी। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी ज़िंदगी में इससे भी बड़ी परेशानी आने वाली है, लेकिन उस समय मैं बस यही सोच रही थी कि किसी तरह घर की जिम्मेदारियां संभालूं, अपनी पढ़ाई पूरी करूं और अपने पिताजी का सपना पूरा करूं, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरूं, लेकिन हार नहीं मानूंगी। आखिरकार मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और इतने सालों की मेहनत के बाद मेरा डॉक्टर बनने का सपना सच होने जा रहा था। जब मुझे अपने कॉलेज से पता चला कि मेरे सारे पेपर अच्छे गए हैं और मैंने बहुत अच्छे नंबरों से एमबीबीएस पूरा कर लिया है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों की सारी मेहनत आज मेरे सामने खड़ी है। मुझे अभी भी वो दिन याद था जब पिताजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि बेटा, तू एक दिन डॉक्टर बनेगी और मैं तुझे डॉक्टर बनते हुए देखूंगा। पर आज मुझे लग रहा था कि मैं उनके उस सपने के बहुत करीब पहुंच गई हूँ। लेकिन एमबीबीएस की डिग्री पूरी होने के बाद भी मेरी पढ़ाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब मुझे करीब 1 साल की मेडिकल इंटर्नशिप करनी थी और मेरे लिए ये इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस दौरान मुझे अस्पताल में असली काम सीखने का मौका मिलने वाला था। मुझे रोज़ अस्पताल जाना था और सीनियर डॉक्टरों के साथ रहकर मरीजों की जांच करना, उनकी रिपोर्ट समझना, मरीजों की हालत पर नज़र रखना, अस्पताल में उनकी देखभाल करना और अलग अलग मेडिकल विभागों में काम सीखना था। मुझे मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग और दूसरे विभागों में भी ट्रेनिंग मिलनी थी। कई बार अस्पताल की ड्यूटी काफ़ी लंबी होती थी और कभी-कभी अचानक किसी मरीज की हालत ख़राब होने पर हमें घंटों अस्पताल में रुकना पड़ता था। मेरे लिए ये समय बहुत ख़ास था, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ी थी
अब उसे असली मरीजों पर काम करते हुए समझने का मौका मिलने वाला था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक दूसरी जिम्मेदारी भी थी, और वो थी मेरी ससुराल का घर। शादी के बाद घर का ज्यादातर काम मेरे ऊपर ही था। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता बनाना, घर की साफ सफाई करना, दोपहर का खाना बनाना, ससुर जी की ज़रूरतों का ध्यान रखना, शाम की चाय बनाना और रात का खाना बनाना, ये सब मेरे रोज़ के काम थे। और अब इनके साथ अस्पताल की इंटर्नशिप भी जुड़ने वाली थी। मुझे पता था कि आने वाला समय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकती थी। मैंने जिस सपने के लिए इतने साल मेहनत की थी, उसे सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ सकती थी कि मेरे ससुराल वालों को मेरा घर से बाहर जाना पसंद नहीं था। जब मैंने अपने घर फ़ोन करके बताया कि मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, तो मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिताजी ने फ़ोन पर मेरी बात सुनी तो उनकी आवाज़ में इतनी खुशी थी कि मुझे लगा जैसे उनकी सारी दुख तकलीफ कुछ पल के लिए दूर हो गए हों। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि तूने आखिरकार मेरा सपना पूरा कर दिया। मैंने कहा, पापा, अभी सपना पूरा कहाँ हुआ है, अभी तो मेरी इंटर्नशिप बाकी है, उसके बाद मैं पूरी तरह से डॉक्टर बनूंगी। पिताजी हंसकर बोले, हाँ बेटा, लेकिन तू उस मंजिल के बहुत करीब पहुंच गई है। मैंने कहा, पापा, मैं हम सबका सपना पूरा करके ही रहूंगी। मैं आपको डॉक्टर बनकर ज़रूर दिखाऊंगी। पिताजी ने कहा कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, बस अपनी सेहत का ध्यान रखना और बहुत ज़्यादा थकना मत। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो खुद इतने समय से अपनी बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी ही चिंता रहती थी। मैंने फ़ोन रखा तो मेरे अंदर एक नई हिम्मत आ गई, लेकिन जब मैंने घर में बताया कि मेरी इंटर्नशिप शुरू होने वाली है और मुझे रोज़ अस्पताल जाना होगा, तो दिव्या का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छा, तो अब तुम रोज़ घर से बाहर जाओगी? मैंने कहा, हाँ दीदी, अस्पताल की ट्रेनिंग है, रोज़ जाना ज़रूरी है। दिव्या ने कहा, बाहर ट्रेनिंग करने जा रही हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी घर की जिम्मेदारियां ख़त्म हो गईं। तुम्हें घर भी संभालना होगा और इस घर की मर्यादा भी समझनी होगी। मैंने शांत होकर कहा, दीदी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं घर भी संभालूंगी और अपनी ट्रेनिंग भी पूरी करूंगी। दिव्या ने कहा, देखो खुशी, हमें किसी तरह की शिकायत नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से घर का काम बिगड़ा या तुमने बाहर जाकर ऐसी वैसी कोई हरकत की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा कि मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैं डॉक्टर बनने के लिए अस्पताल जा रही थी, कोई गलत काम करने नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस कराया जा रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराध करने जा रही हूँ। मैंने उस दिन रात को अपनी किताबें और ज़रूरी सामान तैयार किया और अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठ गई। मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया, फिर दोपहर के खाने की तैयारी की, घर के बाकी काम निपटाए और जल्दी से तैयार होकर अस्पताल निकल गई। अस्पताल पहुंचते ही मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का एक नया हिस्सा शुरू हो गया। वहाँ सीनियर डॉक्टरों के साथ काम करना मेरे लिए बहुत ख़ास था। मैं मरीजों को देखती, उनकी बातें सुनती, उनकी रिपोर्ट समझने की कोशिश करती और जो भी समझ नहीं आता उसे अपने सीनियर से पूछती थी। शुरुआत में मुझे हर चीज़ बहुत ध्यान से करनी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। मुझे मेडिसिन विभाग में मरीजों की जांच के तरीके सीखने को मिले, फिर सर्जरी विभाग में जाकर डॉक्टरों को काम करते देखा और स्त्री रोग विभाग में भी कई ज़रूरी चीज़ें सीखीं। मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था और मैं घर की परेशानियों को कुछ समय के लिए भूल जाती थी। लेकिन जैसे ही अस्पताल से घर लौटती थी, मेरी दूसरी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। घर पहुंचते ही कोई ना कोई काम सामने होता था। कई बार मैं अस्पताल से इतनी थकी हुई लौटती कि बस कुछ देर बैठना चाहती, लेकिन दिव्या की आवाज़ आती, भाभी चाय बना दो या पापा का खाना तैयार कर दो। मैं बिना कुछ कहे फिर रसोई में चली जाती थी। एक दिन अस्पताल में मेरी ड्यूटी थोड़ी लंबी हो गई। उस दिन एक मरीज की हालत अचानक से ख़राब हो गई थी और सीनियर डॉक्टर ने हमें वहीं रुकने के लिए कहा था। मैं लगातार कई घंटे काम करती रही, जब तक मरीज की हालत थोड़ी संभली तब तक शाम हो चुकी थी। मैं अपना सामान लेकर घर लौटने ही वाली थी कि मेरे फ़ोन पर ससुर जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, खुशी, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, पापा, मैं अस्पताल में हूँ, आज ड्यूटी थोड़ी लंबी हो गई। उन्होंने नाराज़ होकर कहा, कितनी देर हो गई है, तुम्हें घर की कोई चिंता है या नहीं? मैंने कहा, पापा, मैं बस निकल रही हूँ। उन्होंने कहा, घर आओ, सबके लिए खाना बनाना है। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैंने सोचा शायद वो मेरी मजबूरी समझेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इंतज़ार करने की आदत नहीं है, जल्दी घर आओ। मैंने फ़ोन रखा और बिना कुछ खाए पिए अस्पताल से निकल गई। मैं इतनी थकी हुई थी कि रास्ते भर मेरी आंखों में आंसू आते रहे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। घर पहुंची तो देखा दिव्या आराम से बैठी थी। मैंने उससे कहा, दीदी,
मैं बहुत थक गई हूँ आज अस्पताल में, बहुत काम था। अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर दें तो मैं जल्दी खाना बना दूंगी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी आपको डॉक्टर बनना है ना, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे रसोई में चली गई। उस रात मैंने सबके लिए खाना बनाया, सबको खाना खिलाया और जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरे हाथ दर्द कर रहे थे, पैर सूज गए थे और सर भारी हो रहा था। लेकिन अगले दिन फिर मुझे अस्पताल जाना था। मैं बिस्तर पर लेटी और सोचने लगी कि क्या सच में मैं ये सब कर पाऊंगी। तभी मुझे पिताजी की आवाज़ याद आई, बेटा तू डॉक्टर बनेगी, मैं तुझे डॉक्टर बनते हुए ज़रूर देखूंगा। और मैंने अपनी आंखें बंद करके खुद से कहा कि हाँ पापा, मैं ज़रूर बनूंगी, मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगी। इसी तरह मेरी ज़िंदगी चलती रही। सुबह घर का काम, फिर अस्पताल की ट्रेनिंग और शाम को वापस घर के काम। कई बार मुझे अस्पताल से बीच में ही घर आना पड़ता था, क्योंकि घर से फ़ोन आ जाता था कि जल्दी आओ खाना बनाना है, या ससुर जी को कुछ चाहिए। और अगर मैं कहती कि अभी मेरी ड्यूटी चल रही है तो मुझे सुनना पड़ता कि तुम्हारे लिए घर से ज़्यादा ज़रूरी क्या है। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करती थी। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का था कि मेरा अपना पति राहुल भी मेरी परेशानी समझने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन जब वो घर पर था तो मैंने उससे कहा, राहुल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने कहा कि हाँ बोलो। मैंने कहा, मेरी इंटर्नशिप बहुत मुश्किल चल रही है, ऊपर से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं बहुत थक जाती हूँ। अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दें तो मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। उसने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, आप बस अपने पापा और दिव्या से कह दीजिए कि अस्पताल में मेरी ड्यूटी होती है, इसलिए अगर कभी मैं थोड़ी देर से आऊँ तो मुझे इतना मत सुनाएं। राहुल ने कहा कि तुमने डॉक्टर बनने की जिद खुद की है, अब उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैंने कहा, लेकिन ये मेरा सपना है राहुल। राहुल ने कहा, तुम्हारे पास घर में सब कुछ तो है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर तुम डॉक्टर बनकर क्या करोगी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, राहुल मेरे लिए डॉक्टर बनना सिर्फ नौकरी करना नहीं है, ये मेरा सपना है। बचपन से मैंने इसके लिए मेहनत की है और मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ सकती। राहुल ने कहा, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपने घर की भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैंने कहा, मैं घर की जिम्मेदारी से भाग नहीं रही हूँ, मैं सुबह से रात तक सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करना चाहती हूँ। राहुल ने कहा, जितना करना है करो, लेकिन घर में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी और चुप हो गई। मुझे उम्मीद थी कि मेरा पति होने के नाते वो मेरा साथ देगा, लेकिन उसने भी बाकी लोगों की तरह मुझे सिर्फ जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। उस रात में बहुत देर तक जागती रही। मैंने अपनी मेडिकल की किताब खोली, लेकिन आंखों के सामने शब्द साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं इतनी थक चुकी थी कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने किताब बंद की और अपने पिताजी की तस्वीर देखी जो मैंने अपने फ़ोन में रखी थी। मैंने मन ही मन उनसे कहा, पापा मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि आपने मुझसे वादा लिया है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अगले दिन सुबह फिर वही दिन शुरू हुआ। मैं जल्दी उठी, घर का काम किया, सबके लिए नाश्ता बनाया, ससुर जी के लिए खाना तैयार किया, दिव्या की ज़रूरत का सामान रखा और फिर अस्पताल निकल गई। अस्पताल पहुंचते ही मैंने खुद को पूरी तरह अपनी ट्रेनिंग में लगा दिया। वहां मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी असली ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि वहां कोई मुझे सिर्फ घर की बहू नहीं समझता था। वहां मैं एक मेडिकल इंटर्न थी, एक ऐसी लड़की जो सीखना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। जब कोई सीनियर डॉक्टर मेरी तारीफ करता या कहता कि तुमने मरीज को बहुत अच्छे से संभाला है, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती थी। मुझे लगता था कि मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। मैं धीरे धीरे अपने सपने के करीब पहुंच रही थी, लेकिन उसी समय घर की परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। कई बार मुझे लगता था कि मैं दो अलग अलग जिंदगी जी रही हूँ। एक जिंदगी अस्पताल में जहाँ मैं डॉक्टर बनने की तरफ बढ़ रही थी, और दूसरी जिंदगी घर में जहाँ मेरी पहचान सिर्फ एक बहू की थी, जिसे हर वक्त घर का काम करना था। फिर भी मैंने खुद से एक ही बात कही कि चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं अपनी इंटर्नशिप पूरी करूंगी, मैं एक डॉक्टर बनूंगी और अपने पिताजी से किया हुआ वादा निभाऊंगी। मुझे उस समय नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो मेरी इस मेहनत और इस रिश्ते की दोनों असली परीक्षा लेने वाला था। लेकिन मैं उस समय बस अपनी ट्रेनिंग में लगी रही, क्योंकि मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अपने सपने को पूरा करना और अपने पिताजी के चेहरे पर वो गर्व देखना जिसका इंतज़ार मैं बचपन से कर रही थी। आखिरकार मेरी 1 साल की मेडिकल इंटर्नशिप भी पूरी हो गई, और उस दिन जब मैंने अस्पताल से अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के कागज़ हाथ में लिए तो मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए, क्योंकि मुझे बार बार अपने पिताजी की वो बात याद आ रही थी जो उन्होंने बचपन से मेरे दिल में बसा रखी थी कि बेटा एक दिन तू डॉक्टर बनेगी और मैं तुझे डॉक्टर बनते हुए ज़रूर देखूंगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया था।
मैं अब पूरी तरह से डॉक्टर बन चुकी थी और आगे कार्डियोलॉजी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल की डॉक्टर के तौर पर काम करने लगी थी। मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी या एक डिग्री नहीं थी, बल्कि मेरे पिताजी का सपना था, मेरी अपनी मेहनत थी और उन सभी रातों की मेहनत का नतीजा था जब मैं थकने के बाद भी किताब लेकर बैठती थी और घर के काम और अस्पताल की ट्रेनिंग के बीच अपने सपने को जिंदा रखती थी। जब मैंने घर आकर सबको बताया कि अब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो मेरे पिताजी फ़ोन पर यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैंने उनसे कहा, पापा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आपकी भी जीत है। अगर आपने मुझे हमेशा हिम्मत नहीं दी होती, तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। पिताजी की आवाज़ में खुशी साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, अब बस बेटा, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी और अपने काम में हमेशा ईमानदार रहना। उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें भरोसा दिया कि मैं हमेशा ऐसा ही करूँगी। लेकिन मेरे ससुराल में मेरी इस खुशी को लेकर सब लोग उतने खुश नहीं थे, क्योंकि अब मुझे रोज़ अस्पताल जाना था, मरीजों को देखना था और डॉक्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी थी और घर में पहले की तरह काम भी करना था। एक दिन राहुल भी घर पर था और मेरे ससुर जी, दिव्या और बाकी लोग भी बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि आज सबके सामने अपनी एक बात रख देती हूँ। मैंने बहुत शांति से कहा कि मैं चाहती हूँ कि घर में एक नौकरानी रख ली जाए, ताकि घर के काम में मुझे थोड़ी मदद मिल सके। मैं खाना बना दिया करूंगी और बाकी साफ सफाई, कपड़े और दूसरा काम वो संभाल लिया करेगी, क्योंकि अब मेरी अस्पताल में भी ड्यूटी होती है और कई बार मुझे देर तक मरीजों के साथ रहना पड़ता है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे ससुर जी ने साफ कह दिया कि हमारे घर में ये सब नहीं होता। मैंने कहा, पापा जी, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही जिससे किसी को परेशानी हो। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अस्पताल और घर दोनों संभालना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा, अब तुम डॉक्टर बन गई हो और 4 पैसे कमाने लगी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर अपना रोब जमाओगी। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मैं आप पर कोई रोब नहीं जमा रही हूँ, मैं तो बस थोड़ी मदद चाहती हूँ। लेकिन दिव्या बीच में बोल पड़ी और कहने लगी, भाभी, अब आपको अपनी नौकरी मिल गई है तो आपको लगता है कि घर का काम करना आपके लिए छोटा काम है। मैंने कहा, दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैंने हमेशा घर का काम किया है और आगे भी करूंगी, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा हो गई हैं। फिर भी किसी ने मेरी बात समझने की कोशिश तक नहीं की और आखिरकार घर में नौकरानी रखने से साफ मना कर दिया गया। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे शुरू से यही सिखाया गया था कि रिश्तों में हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता और मैंने हमेशा इस घर में सम्मान से रहने की कोशिश की थी। इसीलिए मैं चुप रही और अगले दिन फिर से अपनी ज़िंदगी वैसे ही चलाने लगी। सुबह अस्पताल जाना, मरीजों को देखना, उनकी जांच करना, रिपोर्ट देखना, सीनियर डॉक्टरों के साथ चर्चा करना और फिर घर लौटकर खाना बनाना और घर के काम करना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन अब मेरी सैलरी आने लगी थी और मैंने तय किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने मायके ज़रूर भेजूंगी, क्योंकि पिताजी अब पहले की तरह ऑफिस नहीं जा पाते थे। उनकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी और उनका इलाज चल रहा था। मेरी छोटी बहन की पढ़ाई भी चल रही थी, इसलिए हर महीने जब मेरी सैलरी आती तो मैं आधे पैसे अपने मायके भेज देती थी। माँ हमेशा कहती कि बेटा, अपने लिए भी कुछ रख लिया कर, लेकिन मैं कहती कि माँ, मुझे अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप लोग ठीक रहो, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं अपने ससुराल वालों को कभी नहीं बताती थी कि मैं अपने मायके पैसे भेजती हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन्हें पता चला तो शायद उन्हें ये भी पसंद नहीं आएगा और मैं अपने परिवार के लिए जो कर रही थी उसमें भी कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैंने अपने मायके वालों को कभी ससुराल की असलियत नहीं बताई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी अपनी बीमारी के बीच मेरी चिंता करें। मैं हर बार फ़ोन पर यही कहती कि मैं बहुत खुश हूँ, राहुल मेरा बहुत ध्यान रखता है, घर में सब लोग अच्छे हैं और मैं आराम से अपना काम कर रही हूँ। जबकि असलियत ये थी कि मैं हर दिन खुद को संभाल कर जी रही थी। मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती थी, कभी किसी बात का गलत जवाब नहीं देती थी और जितना हो सकता था उतना सबकी ज़रूरतें पूरी करती थी। लेकिन शायद मेरे चुप रहने को सबने मेरी कमज़ोरी समझ लिया। एक दिन राहुल काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और घर पर सिर्फ मैं, दिव्या और ससुर जी ही थे। उस दिन दिव्या मेरे पास आई और बोली, भाभी, तुम्हारी सैलरी आ गई होगी। मैंने कहा, हाँ दीदी, आ गई। उसने कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा, दीदी, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैंने आधी सैलरी पापा के इलाज के लिए मायके भेज दी है और कुछ पैसे घर के राशन में चले गए, इसलिए अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है। दिव्या ने तुरंत पूछा, तुम पैसे अपने मायके भेजती हो? मैंने कहा, हाँ दीदी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका इलाज चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ, इसमें गलत क्या है?
इतना सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुम मुझसे सवाल कर रही हो? मैंने कहा, नहीं दीदी, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। लेकिन उसने मेरी बात सुनने के बजाय मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक मेरे बाल पकड़ लिए। मैं घबरा गई और कहा कि दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे छोड़िए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो तो मुझे छोड़ने के बजाय और गुस्सा करने लगी। मैंने कहा, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं राहुल को फ़ोन करूंगी। लेकिन उसने कहा, जिसे बुलाना है बुला लो, और उसके बाद उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं संभल पाती उससे पहले ही उसने पास रखा एक फ्लावर पॉट उठा लिया और गुस्से में मेरे सर पर मार दिया। मुझे तेज चोट लगी और मेरे सर से खून निकलने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कितनी देर तक मैं वहां पड़ी रही, लेकिन उसी दिन मेरे मायके वाले भी मुझसे मिलने के लिए घर आने वाले थे, क्योंकि काफ़ी समय से मैं उनसे मिलने नहीं गई थी और माँ चाहती थी कि वो मुझसे मिल ले। जब वो घर पहुंची तो उन्होंने मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। मेरे सर से खून बह रहा था और मैं बेहोश पड़ी थी। मेरी माँ चीख पड़ी और मेरी छोटी बहन भी मुझे देखकर रोने लगी। पिताजी की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी, फिर भी वो मुझे देखकर बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को क्या हुआ? तुरंत मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया और कुछ समय के बाद मुझे होश आया। जब मैंने आंखें खोली तो सामने मेरी माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन बैठे थे। माँ रो रही थी और बार बार मेरा हाथ पकड़कर पूछ रही थी कि बेटा, अब कैसी हो? मैंने उन्हें देखकर बस इतना कहा कि माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उनकी आंखों से समझ आ रहा था कि अब उनसे कुछ छिप नहीं सकता था। मेरे परिवार वालों ने राहुल को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई, लेकिन राहुल ने मेरी बात सुनने के बजाय दिव्या की बात पर भरोसा किया। दिव्या ने उसे पहले ही अपनी तरफ से पूरी कहानी बता दी थी और राहुल ने बिना मुझसे बात किए ही फैसला कर लिया कि गलती मेरी है। मेरी बहन ने मेरे सर की चोट की तस्वीरें भी उसे भेजी, लेकिन उसने उन तस्वीरों को भी सच नहीं माना। उसने कहा कि शायद खुशी ने खुद ही कोई बात बढ़ा दी होगी। जब मैंने ये सुना तो मुझे अंदर से बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे लगा था कि कम से कम मेरा पति मेरी हालत देखकर मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन वो भी अपनी बहन की बात पर भरोसा कर रहा था। कुछ देर के बाद राहुल अस्पताल आया और मेरे मायके वालों के सामने ही मेरे परिवार से ऊंची आवाज में बात करने लगा। उसने कहा, आपकी बेटी जब से नौकरी करने लगी है तब से उसके तेवर बदल गए हैं। वो घर की बात नहीं मानती और हर बात में अपनी मर्जी चलाती है। मेरे पिताजी चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो मेरी वजह से सब सह रहे थे। मेरी माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की इतनी चिंता होती तो तुम उसकी हालत देखने से पहले अपनी बहन की बात पर भरोसा नहीं करते। राहुल ने कहा, मैं अपनी बहन को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने ये सुनते ही कहा, बस बहुत हो गया राहुल। मैं इतने साल से तुम्हारे घर में सब कुछ सहती आ रही हूँ। मैंने कभी तुम्हें शिकायत नहीं की। मैंने तुम्हारे पिता की सेवा की, मैंने घर का सारा काम किया, मैंने तुम्हारी बहन की हर बात मानी। मैंने अपनी पढ़ाई और नौकरी के बीच भी इस घर को संभालने की कोशिश की, लेकिन आज मेरी जान पर बन आई और तब भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। मैंने कभी अपने माता पिता को इस घर की एक बात भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी अपनी बीमारी के बीच मेरी चिंता करें। लेकिन आज मेरी हद खत्म हो गई। मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। राहुल ने मुझे देखकर कहा, तुम गुस्से में फैसला मत लो। मैंने कहा, नहीं राहुल, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटी। मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तूने फैसला कर लिया है तो हम तेरे साथ हैं। मेरी छोटी बहन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दीदी, अब आपको अकेले कुछ सहना नहीं पड़ेगा, हम सब आपके साथ हैं। और उस दिन मुझे पहली बार लगा कि चाहे कितने साल चुप रहकर सब सहा हो, लेकिन अब मेरे अपने लोग मेरे साथ खड़े हैं। इसके बाद मैंने राहुल से तलाक लेने का फैसला किया और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। मैंने अपनी नौकरी पूरी मेहनत से जारी रखी और अपने पिताजी का इलाज भी अपनी कमाई से करवाती रही। समय के साथ पिताजी की हालत पहले से काफ़ी बेहतर होने लगी और घर में फिर से खुशी लौटने लगी। अब मैं अपने परिवार के साथ खुलकर हंसती थी, छोटी बहन की पढ़ाई में मदद करती थी, माँ के साथ बैठती थी और अस्पताल में मरीजों का इलाज करती थी। मुझे पहली बार लगा कि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए और एक दिन अचानक मेरे फ़ोन पर राहुल का फ़ोन आया। मैंने उसका नाम देखा तो कुछ पल के लिए पुराने दिन याद आ गए, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसके कई मैसेजेस आए जिनमें उसने लिखा कि खुशी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरी बात एक बार सुन लो बस। मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने लगातार मैसेज किए। आखिरकार उसने लिखा कि मेरी बहन को कैंसर हो गया है, वो अस्पताल में है और उसकी हालत बहुत ख़राब है।
मुझे अब समझ आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर पाया। मैंने अपनी बहन का साथ दिया जबकि वो गलत थी और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने उसका मैसेज पढ़ा लेकिन मेरे अंदर अब पहले जैसा दर्द नहीं था क्योंकि मैं उस दर्द से बहुत आगे निकल चुकी थी। मैंने उसे सिर्फ इतना जवाब दिया कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास अब हुआ है, लेकिन मेरे लिए वो समय बहुत पहले ही निकल चुका है। मैं तुम्हारी बहन के लिए बुरा नहीं चाहती, लेकिन जो कुछ हुआ उसे मैं भूल नहीं सकती। उसने फिर मुझसे माफ़ी मांगी लेकिन मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया और अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कभी राहुल से बात करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी अब आगे बढ़ चुकी है और मुझे पुराने रिश्ते में वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के बाद मेरे लिए एक और रिश्ता आया। इस बार वो एक ऐसे आदमी का था जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। शुरुआत में मुझे डर लगा कि कहीं मेरी जिंदगी फिर से वैसी ना हो जाए, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसके व्यवहार में एक अलग तरह की समझ दिखाई दी। उसने मेरी नौकरी के बारे में पूछा, मेरी पसंद के बारे में पूछा और सबसे बड़ी बात उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सपने और तुम्हारा परिवार बहुत ज़रूरी है। मैं कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी मुझे दूसरी बार एक मौका दे रही है। मैंने उससे और उसके परिवार से अच्छी तरह बात की और धीरे धीरे मुझे भरोसा हुआ कि वो राहुल से बिल्कुल अलग इंसान है। वो मेरी इज्जत करता था, मेरी मेहनत को समझता था और मेरी बात सुनता था। उसकी बेटी भी बहुत प्यारी थी। शुरुआत में वो मुझे आंटी कहकर बुलाती थी, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया कि वो मेरे बिना रहना ही नहीं चाहती थी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। जब मेरी शादी हुई तो इस बार मेरे मन में डर नहीं बल्कि एक सुकून था, क्योंकि मुझे पता था कि इस घर में मेरी इज्जत है, मेरी बात सुनी जाएगी और मुझे अपने सपनों के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं अपनी नौकरी करती रही, अस्पताल जाती रही, मरीजों का इलाज करती रही और घर लौटने पर अपनी बेटी के साथ समय बिताती। मेरे पति हमेशा मेरे साथ देते थे। अगर मैं अस्पताल से देर से आती तो वो खुद खाना संभाल लेते और कहते थे कि तुमने आज बहुत काम किया है, पहले आराम कर लो। ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि मैंने पहली जिंदगी में इन्हीं चीज़ों की कमी महसूस की थी। अब मेरे पिताजी की सेहत भी पहले से बेहतर रहने लगी थी। उनका इलाज ठीक से चल रहा था और जब वो मुझे डॉक्टर के रूप में अपने मरीजों का इलाज करते देखते तो उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि तूने अपनी ज़िंदगी में जो गलत हुआ उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। तूने खुद को संभाला और आज अपने पैरों पर खड़ी है। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा, अगर आपने मुझे हमेशा हिम्मत नहीं दी होती तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। हम दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ था, लेकिन मैंने उससे एक बात ज़रूर सीखी थी कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी इज्जत और अपनी खुशी को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे ज़रूरी होता है। और आखिरकार मुझे वो ज़िंदगी मिल ही गई जिसमें मुझे प्यार भी मिला, सम्मान भी मिला और अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी भी मिली। और अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी, अपने मरीजों की सेवा कर रही थी, अपने पति और बेटी के साथ ज़िंदगी जी रही थी और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी मेरे सामने मुस्कुराते थे क्योंकि उनकी बेटी ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया था और यही मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।